एयर फ्रांस का एक विमान 253 पैसेंजर्स को लेकर इजराइल के तेल अवीव से टेक ऑफ करती है। इस विमान को अपने नियत समय पर पेरिस के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन ये विमान अपने डेस्टिनेशन पर ना पहुंचकर युगांडा के एंटेवे एयरपोर्ट पर लैंड करता है। दरअसल इस विमान को कुछ फिलिस्तीनियों द्वारा पैसेंजर्स के साथ बंधक बना लिया जाता है। सभी पैसेंजर्स के लिए यह समय आकस्मिक भय और चिंता से भरा हुआ था। कब क्या हो जाए पता नहीं। दोस्तों नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। वीडियो पर वापस आते हैं। 27 जून दिन रविवार 1976 इजराइल से पेरिस के लिए उड़ान भर चुकी एयरबस A300 अपने निश्चित स्टॉपेज एथेंस के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एथेंस एयरपोर्ट पर कुछ नए यात्रियों के साथ आतंकी ग्रुप के विल्फ्रेड बोस और विग्रिट कुलमैन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के 2 फिलिस्तीनी भी विमान में सवार हो जाते हैं। एथेंस से 12:30 पर विमान के उड़ान भरते ही उन 4 लोगों द्वारा विमान को हाईजैक कर लिया जाता है और पायलट को मजबूर किया जाता है लीबिया में लैंड कराने के लिए। उन अपहरणकर्ताओं की मंशा लीबिया में ही बंधक बनाकर रखने का था, लेकिन लीबिया सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। विमान में ईंधन भराने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी पर दबाव डाला जाता है। इसी दरमियान बेहद नाटकीय अंदाज में ब्रिटिश मूल की इजरायली महिला पैट्रिसिया मार्टेल को रिहा कर दिया जाता है। रिहाई के तुरंत बाद मार्टेल लंदन के लिए रवाना होती है। उनकी रिहाई की सूचना मिलते ही MI6 और मोसाद एजेंट मार्टेल से इमीडिएट संपर्क करते हैं, क्योंकि मार्टेल ही वो पहली सूत्र थी जो विमान के अंदर की वास्तविकता से पूरी तरह वाकिफ थी। मार्टेल ने तस्वीरों से आतंकवादियों की पहचान की। वे लोग कितनी संख्या में हैं, उनके पास कौन कौन सी कितनी हथियारें हैं। अब मोसाद के पास बड़ी कहें या छोटी, लेकिन विमान के अंदर की थोड़ी जानकारी तो थी, पर अंधेरे में एक दिए के समान। ईंधन भराने के थोड़ी देर बाद अपहरणकर्ता विमान को लेकर उड़ान भरते हैं। उड़ान के मूल प्रस्थान से लगभग 24 घंटे बाद 28 जून को दोपहर 3:15 पर युगांडा के एंटेवे एयरपोर्ट पर विमान को लैंड करा दिया जाता है। यहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ईदी अमीन द्वारा आतंकवादियों का जोशो खरोश स्वागत किया जाता है। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए युगांडा के सैनिक को तैनात कर दिया जाता है। विमान से पैसेंजर्स को उतारने के तुरंत बाद आतंकवादियों ने यहूदियों और इजरायलियों को बाकी हॉस्टेजेस से अलग कर दिया और उन्हें 2 अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। ईदी अमीन कई बार बंधकों से मिलने आए और उन्हें बातचीत के माध्यम से मुक्त कराने का वादा किया। इसी एंटेवे एयरपोर्ट में 4 और आतंकी अपहरणकर्ताओं के साथ शामिल हो जाते हैं। इसी क्रम में अपहरणकर्ताओं ने हॉस्टेजेज और विमान को छोड़ने के लिए शर्त रखी, जिनमें $5 मिलियन की फिरौती तथा इजराइल की कैद से 40 आतंकियों की रिहाई, साथ ही साथ अन्य 4 देशों के जेल में बंद 13 कैदियों की रिहाई भी शामिल थी। उन्होंने इजरायली सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि शर्त पूरा नहीं होने पर हॉस्टेजेज को मारना शुरू कर देंगे। किसी तरह बातचीत और सूझबूझ से 30 जून को 148 गैर इजरायली बंधकों को रिहा करा लिया जाता है। रिहा किए गए बंधकों को पेरिस ले जाया गया। इन गैर यहूदियों को छोड़ने के पीछे एक कारण यह भी रहा होगा कि वे नहीं चाहते होंगे कि दुनिया के अन्य देशों के क्रोध का हिस्सा बने। अब तक इजरायली सरकार राजनीतिक समाधान पर बातचीत करने में विफल रही, तो उन्होंने फैसला किया कि बंधकों को छुड़ाने के लिए हमला ही एकमात्र विकल्प है। मोसाद द्वारा इकट्ठा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर तय किया गया कि इजरायली सेना बचाव अभियान चलाकर हॉस्टेजेज को मुक्त कराएगी, लेकिन अपहरणकर्ताओं द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के बाद सबसे बड़ी चुनौती समय की थी। इसमें सभी बंधकों को सुरक्षित रूप से मुक्त कराना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। 1 जुलाई को अल्टीमेटम की समय सीमा समाप्त होने को थी। ऐसे में इजरायली कैबिनेट ने ईदी अमीन से समय सीमा को 4 जुलाई तक बढ़ाने की पेशकश की, ताकि एंटेवे छापे की मुकम्मल तैयारी हो सके। 4 जुलाई का समय तो मिल गया, लेकिन अभी भी अभियान में कई तकनीकी दिक्कतें थी। दरअसल इजराइल से युगांडा की दूरी 4339 किलोमीटर की है। विमान को वहां तक जाने और आने में तकरीबन 9000 किलोमीटर लगना था। इजराइल हवाई क्षेत्र से एंटेवे के रास्ते में 6 विमानों में ईंधन कैसे और कहां भरा जाए, इस रूट का कोई भी देश
इजरायलियों को अपनी सीमाओं के भीतर अपने विमान उतारने की अनुमति देकर ईदी अमीन और फिलिस्तीनियों का क्रोध भड़काना नहीं चाहते थे। कम से कम एक पूर्वी अफ्रीकी सरकार की सहायता के बिना बचाव अभियान संभव नहीं लग रहा था। ऐसे में इजराइल के पास एकमात्र ऑप्शन था केन्या। इसके लिए दो तरफा जुगाड़ लगाया गया। ब्रिटेन की MI6 खुफिया एजेंसी के तत्कालीन प्रमुख सर मॉरिस ऑलफील्ड ने केन्या के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ब्रूस मैकेंजी को, जो पहले से MI6 के संपर्क में थे, मदद के लिए राजी किया, जिनके द्वारा केन्या के राष्ट्रपति जोमो केन्याटा से नैरोबी एयरपोर्ट पर ईंधन भराने के लिए तथा इजरायली वायुसेना को भी एयरपोर्ट पर पहुंचने की अनुमति देने के लिए राजी किया गया। दूसरी तरफ केन्या में ब्लॉक होटल सीरीज के ऑनर, जो कि एक यहूदी थे, ने नैरोबी में यहूदी और इजरायली समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ केन्या के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनको राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव में लेकर अभियान के लिए मनाने में सफल रहे। मोसाद ने एक टास्क तो पूरा कर लिया, परंतु दो महत्वपूर्ण टास्क अभी भी बाकी था। आतंकियों की पहचान और एंटेवे एयरपोर्ट की पूरी जानकारी, ताकि मिशन पूरी तरह सुरक्षित और अपने कंट्रोल में रहे। इसके लिए मोसाद ने पेरिस में रिहा किए गए बंधकों से मिली जानकारी के आधार पर बंधकों के ठिकाने, अपहरणकर्ताओं की संख्या और युगांडा सैनिकों की भागीदारी की सटीक तस्वीर बनाई। एंटेवे एयरपोर्ट के संबंध में पता ये चला कि जिस टर्मिनल में हॉस्टेजेज को रखा गया है, उसके निर्माण का ब्लूप्रिंट इजराइल की एक बड़ी निर्माण कंपनी ने ही बनाया है। अब मोसाद के पास अभियान शुरू करने के लिए सभी जरूरी सूचनाएं मौजूद थी। अभियान के लिए रिहर्सल शुरू हो गए। सारी तैयारी के साथ 3 जुलाई को ऑपरेशन एंटेवे को हरी झंडी दे दी गई। ये मिशन इतना गोपनीय था कि इजरायली कैबिनेट को भी बाद में पता चला। इस एंटेवे ऑपरेशन में तेज तर्रार और जांबाज 100 कमांडो को शामिल किया गया। इस टीम को मुख्य रूप से मेजर जनरल यकुतिल एडम और ब्रिगेडियर जनरल डैम सोमरोन लीड कर रहे थे। 29 सदस्यीय हमला इकाई का ये नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू कर रहे थे। ऑपरेशन एंटेवे या ऑपरेशन थंडरबोल्ट 3 जुलाई दोपहर 1:20 पर शुरू होता है, जो मिस्र और सूडानी रडार से बचते हुए लाल सागर के ऊपर इंटरनेशनल रूट पर ज्यादातर 100 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दक्षिण आउटलेट से मुड़कर इथोपिया के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। वहां से वे केन्या के उत्तर पूर्व में नैरोबी पहुंचे। यह यात्रा इतनी गोपनीय तरीके से हुई कि किसी को इसकी भनक न लगने पाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2 बोइंग 700 जेट मालवाहक विमान के साथ चल रहा था, जो केन्या के नैरोबी में जोमो केन्याटा एयरपोर्ट पर उतरा। दूसरा बोइंग विमान छापे के दौरान एंटेवे एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा रहा था। एंटेवे एयरपोर्ट के रनवे की लाइटें जल रही थी। विमान रात के 11 बजे इजरायली सेना को लेकर एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करता है। दूसरे और तीसरे विमान 6 मिनट बाद पहुंचते हैं। चौथा पर्याप्त गैस वाला एकमात्र विमान जो बंधकों को ले जाने के लिए खाली आया। नेतन्याहू की यूनिट धीरे धीरे और शांति से पुराने टर्मिनल की ओर चली। साथ में काली मर्सिडीज और लैंड रोवर्स चल रही थी, मानो कि ईदी अमीन आ रहे हों। लेकिन इजरायलियों को ये नहीं पता था कि कुछ दिन पहले ही ईदी अमीन ने सफेद मर्सिडीज खरीदी थी। ऐसे में वे टर्मिनल के पास पहुंचे। ईदी अमीन के 2 सैनिक ने काली मर्सिडीज देखते ही वाहन को रोकने का आदेश दिया। इतने में नेतन्याहू ने साइलेंसर लगी पिस्तौल से मारने का आदेश दिया, लेकिन लैंड रोवर्स के दूसरे कमांडो ने हड़बड़ी में सीधे राइफल से फायरिंग कर दी। अब गोलीबारी की आवाज से युगांडा के सैनिक और अपहरणकर्ता चौकस हो, इससे पहले कमांडो टर्मिनल की ओर दौड़ पड़े। बंधक एयरपोर्ट की इमारत के मुख्य हॉल में थे, जो रनवे से सटा हुआ था। कमांडो मेगाफोन पर हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में चिल्लाते हुए टर्मिनल में घुसते हैं। नीचे रहो, नीचे रहना, हम इजरायली सैनिक हैं। जीन जैक्स मेमोनी। इस हड़बड़ी में एक 19 वर्षीय फ्रांसीसी बंधक खड़ा हो जाता है और गलती से उसे गोली लग जाती है। एक 52 वर्षीय हॉस्टेज भी बुरी तरह घायल हो जाता है। तीसरा रूसी यहूदी भी गोलीबारी में आतंकियों द्वारा मारा जाता है। इस अचानक हमले से भयभीत 3 अपहरणकर्ता बगल के कमरे में छिप जाता है, जिसमें कमांडो ने कई ग्रेनेड फेंककर दरवाजे को उड़ा दिया। फिर कमरे में दाखिल हुए और शेष 3 अपहरणकर्ताओं को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिजली की तेजी से महज 6 मिनट में सभी 8 आतंकी मार गिराए जाते हैं। हमला समाप्ति के तुरंत बाद सभी बंधकों को विमान पर लोड करना शुरू कर दिया जाता है। इसी दरमियान युगांडा के सैनिकों ने कंट्रोल टावर से गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें कम से कम इजराइल के 5 कमांडो घायल हो जाते हैं और इजरायली यूनिट कमांडर नेतन्याहू मारे जाते हैं। जवाब
बाद में इजरायली कमांडो ने कंट्रोल टावर को रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड से उड़ा दिया। इसके बाद नेतन्याहू के शव को विमान में लादा गया और एयरपोर्ट पर मौजूद सभी 11 लड़ाकू विमान जिसमें MiG-21 और MiG-17 थे नष्ट कर दिया जाता है। ये पूरा ऑपरेशन 53 मिनट तक चला, जिसमें हमला केवल 30 मिनट तक ही रहा। इस कार्रवाई में 7 अपहरणकर्ता और 33 से 45 युगांडा के सैनिक मारे जाते हैं। 106 बंधक में से 3 मारे जाते हैं। एक 74 वर्षीय डोरा ब्लॉच जो कि युगांडा के अस्पताल में भर्ती थी, जिसके बारे में इजरायलियों को बाद में पता चला, युगांडा के सैनिकों के हाथों मारी जाती है। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद बचाए गए 102 बंधकों को नैरोबी केन्या के रास्ते इजराइल ले जाया गया। क्या ये मिशन जरूरी था या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो देर क्यों, जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।